नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंड्स की जो एचपीयू बीएड एंट्रेंस आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 27 मई को कंडक्ट किया जा रहा है एचपीयू द्वारा। और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके 20 मई तक जारी कर दिए जाएंगे। 20 मई तक आपके रोल नंबर जनरेट कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस 2021 जो पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेशनल कमीशन और कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर ये बेस्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एच पी यू बी एड एंट्रेंस 2022 के नाम से। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि नेशनल नॉलेज कमीशन इज़ हेडेड बाय, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सैम पित्रोदा जो है वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन इज़ हेडेड बाय सैम पित्रोदा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल नॉलेज कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 13 जून 2005 को नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना हुई थी। 13 जून 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन सजेस्टेड साइलेंट मेडिटेशन एज ए पार्ट ऑफ मॉरल वैल्यूज़। तो बोला गया कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया। तो नैतिक मूल्य के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव किस आयोग ने दिया था, तो ये दिया था आपका भारतीय शिक्षा आयोग। इंडियन एजुकेशन कमीशन ने जो आयोग ने जो नैतिक मूल्यों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया था। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1882 में 82 में हुई थी। इंडियन एजुकेशन कमीशन को और किस नाम से जानते हैं, ये जानते हैं आपकी हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने किया। लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था। कब किया था, ये किया था आपका 3 फरवरी 1882 को लॉर्ड रिपन ने इसे अपॉइंट किया था, किसे, इंडियन एजुकेशन कमीशन को, जिसे हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उच्च स्तर की अन्योन्य श्रेयता पर बहुत जोर दिया जाता है, जिसका कारण नहीं है। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एजुकेशन एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज़ वेरी मच इम्फेज्ड नॉट बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मनुष्य की जो सामाजिक प्रकृति है, मैन सोशल नेचर जो है, वो शिक्षा और समाज के अन्य हिस्सों के बीच उस स्तर की अन्योन्याश्रयता पर बहुत जोर दिया जाता है, जिसका कारण क्या है, वो है आपकी मनुष्य, जिसका कारण नहीं है वो है आपका मनुष्य की सामाजिक प्रकृति, मैन सोशल नेचर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आपने एक शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं जो आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि द 1968 नेशनल पॉलिसी टीचर एजुकेशन एडोप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट लेट स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो बोला गया कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय नीति शिक्षक शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर जोर दिया। तो किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था, तो ये दिया था शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक शैक्षणिक स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 की राष्ट्रीय नीति शिक्षक शिक्षा के जो मेन पहलू था वो था आपका शिक्षकों के लिए पर्याप्त परिलब्धियां और शैक्षणिक स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि द कंसेप्ट ऑफ, इसमें बोला गया कि SUPW की अवधारणा डैश द्वारा स्पष्ट की गई थी। तो जो SUPW की अवधारणा थी वो किसके द्वारा स्पष्ट की गई थी, तो ये की गई थी ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति द्वारा। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि SUPW की फुल फॉर्म क्या है, तो SUPW की फुल फॉर्म होती है आपकी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो SUPW की फुल फॉर्म आपकी होगी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो ये आपने फ्रेंड्स नोट कर लेनी है SUPW की फुल फॉर्म। तो ये SUPW की अवधारणा ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति द्वारा स्पष्ट की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय शिक्षा के लिए आज की अंतिम महत्वपूर्ण चुनौती किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। द लास्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज टू इंडियन एजुकेशन टुडे इज़ प्रेजेंटेड बाई। तो भारतीय शिक्षा के लिए आज की जो अंतिम महत्वपूर्ण चुनौती है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो 96 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जनता की गरीबी द्वारा, पॉवर्टी ऑफ द मासेस। भारतीय शिक्षा के लिए आज की अंतिम महत्वपूर्ण चुनौती है वो आपकी जनता की गरीबी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एसएसए को हम मेनली सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं। तो बोला गया कि द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एसएसए एम्स। तो शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम एसएसए यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, या इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 97 का वो है आपका ऑप्शन बी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम एसएसए का जो मेन उद्देश्य था वो था आपका प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। और जो सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना हुई थी वो आपकी 2001 में हुई थी। और ये किसने की थी, ये की थी आपकी तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना की थी। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम एसएसए का जो हिस्सा है वो है आपका प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम निम्न द्वारा संचालित किए जाते हैं। रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर टीचर एजुकेशन इन सेकेंडरी लेवल आर कंडक्टेड बाई। तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। किसके द्वारा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि NUEPA इज कंसर्न्ड विद। तो न्यूपा का संबंध किससे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 99 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये है आपका एजुकेशनल प्लानिंग के साथ, शैक्षिक योजना के साथ न्यूपा का संबंध है। तो मेनली न्यूपा का जो संबंध है वो आपका शैक्षिक एजुकेशनल प्लानिंग के साथ है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि न्यूपा की फुल फॉर्म क्या है। तो न्यूपा की जो फुल फॉर्म है फ्रेंड आपने नोट कर लेनी है, ये होती है आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। तो न्यूपा की जो फुल फॉर्म है वो आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। तो पहले से अर्लियर नोन एज नाइपा, जो पहले न्यूपा को क्या जाना जाता था, ये जाना जाता था नाइपा के नाम से जाना जाता था पहले किसे, न्यूपा को। तो नाइपा की जो फुल फॉर्म थी वो थी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये किसकी फुल फॉर्म थी, ये थी आपकी नाइपा की। नाइपा की जो फुल फॉर्म थी वो थी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो न्यूपा, तो क्वेश्चन है न्यूपा का संबंध किससे है, ये है आपका एजुकेशनल प्लानिंग से। तो न्यूपा की जो फुल फॉर्म है, न्यूपा की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। न्यूपा का संबंध आपका शैक्षिक योजना के साथ है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हु हैव साइंड MOU फॉर रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हस्ताक्षर किए थे RCI और NCTE ने। तो RCI की जो फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स वो होती है आपकी रिहेबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो RCI की फुल फॉर्म है आपकी रिहेबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और NCTE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा की मान्यता के लिए RCI और NCTE ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की। वो ऑफ द फॉलोइंग सेटअप महिला आर्य समाज टू इम्प्रूव वुमेन एजुकेशन। तो
महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका पंडित रमाबाई ने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पंडिता रमाबाई सेटअप महिला आर्य समाज टू इम्प्रूव वुमेन एजुकेशन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित संगठनों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा नहीं था। तो कौन सा संगठन जो था वो जुड़ा नहीं था? वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज नॉट एसोसिएटेड विद नेशनल एजुकेशन मूवमेंट इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। तो 102 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। वरिंदर कुमार घोष की अनुशीलन समिति जो थी वो 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से जुड़ा नहीं था। तो वरिंदर कुमार घोष की जो अनुशीलन समिति थी वो 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए सिफारिश की? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो किस समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए सिफारिश की थी? तो 103 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। जो राममूर्ति समिति थी, राममूर्ति कमेटी जो थी, उस समिति ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार के लिए सिफारिश की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस था। तो NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न के स्थान पर आई। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो किसके स्थान पर आई है या किसको रिप्लेस किया है? वो किया था आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 1986 को उसने उसके स्थान पर आई है, उसे रिप्लेस किया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो पैटर्न क्या है वो है आपका 5+3+3+4। ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पैटर्न है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो थी उसका जो पैटर्न था वो था आपका 10+2+3। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो पैटर्न है वो है आपका 5+3+3+4। और इसके जो चेयरमैन हैं वो है आपके इसरो के जो चेयरमैन थे पुराने, वो थे आपके के कस्तूरी रंगन, जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चेयरमैन हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसके स्थान पर आई है? ये आई है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 के स्थान पर आई है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त न होने का मुख्य कारण है। द मेन रीज़न फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ फुल लिटरेसी इन इंडिया है। तो भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त न होने का मुख्य कारण क्या है? तो 105 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा की कमी जो है, लैक ऑफ विल टू अचीव द गोल इज मेन रीज़न फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ फुल लिटरेसी इन इंडिया। तो भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त न होने का मुख्य कारण क्या है? ये आपका लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा की कमी जो है इसका एक मुख्य कारण है। 105 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 106 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ RPW एक्ट 2016। तो फुल फॉर्म क्या है RPW एक्ट की? तो RPWD एक्ट की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ RPW एक्ट। तो RPWD की जो फुल फॉर्म है वो आपकी द राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है व्हाट इज़ अनदर सजेस्टेड नेम ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मेंशन्ड इन NEP 2020। तो बोला गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उल्लिखित विशेष आवश्यकता वाले बालकों का एक अन्य सुझाया गया नाम है। तो वो है आपका, उन्हें अब दिव्यांग बालक के नाम से जाना जाएगा, ना कि विकलांग बालक से। तो दिव्यांग चाइल्ड इज़ अनदर सजेस्टेड नेम ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मेंशन्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। NEP 2020 में उल्लिखित विशेष आवश्यकता वाले बालकों का अन्य सुझाया गया नाम जो है वो है आपका दिव्यांग बालक। पहले इन्हें विकलांग बालक के नाम से जाना जाता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनके लिए एक अलग सा नाम
सुझाया गया है, जिसे दिव्यांग बालक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय, बेसिक शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बेसिक एजुकेशन जो थी का आइडिया जो था वो महात्मा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी, जिसे हम NCERT के नाम से जानते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1961 में, 1961 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका स्टेट, इसमें बोला गया कि GDP के 6% के राज्य व्यय की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। स्टेट एक्सपेंडिट्यूर ऑफ 6% ऑफ GDP वाज रिकमेंडेड बाय, तो GDP के जो 6% के राज्य व्यय की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपकी कोठारी आयोग द्वारा। कोठारी आयोग द्वारा GDP के 6% के राज्य व्यय की सिफारिश कोठारी आयोग द्वारा की गई थी। 1964-66 में ये कोठारी कमीशन आया था आपका, और जो कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। GDP के 6% के राज्य व्यय की सिफारिश कोठारी आयोग द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो नेशनल कमीशन और कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन 2021 एग्ज़ाम के क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। तो अगर आप BEd एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, HPU BEd एंट्रांस 2022 के नाम से। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।